देखिए भैया, ये गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस घर पे मेरा भी पूरा हक है। मैं भी पिताजी का बेटा ही हूँ। और नहीं तो क्या, इन्हें क्या पिताजी कहीं से उठा के लाए थे क्या, जो जेठ जी पूरे घर पे अपना अकेले का अधिकार जमाना चाहते हैं? हाँ तो अधिकार तो जमाएंगे ही, घर के बड़े बेटे हैं और पिताजी के लाचार हो जाने के बाद सारा काम धाम इन्होंने ही संभाला है, तब तो कोई बेटा बहू आगे नहीं आया। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। पिताजी के बाद इस घर पे सबसे ज्यादा हक मेरा और मेरी पत्नी का ही है। अरे मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर सारा हिस्सा आप दोनों ही आपस में बांट लोगे तो मेरा और मेरी पत्नी का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और नहीं तो क्या, हमें भी बराबर का ही हिस्सा चाहिए इस घर में। अरे रमा, माँ के लिए खाना ले आओ जल्दी। माँ को भूख लगी होगी। रमा माँ के लिए खाना लेकर आती है। लीजिए माँ जी, आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, और नहीं तो क्या। ए जी, माँ जी क्या सिर्फ आपकी ही माँ है? मेरी कुछ भी नहीं। आपकी माँ है बाद में, पहले मेरी माँ है, समझे आप? अच्छा ठीक है। पहले तुम्हारी माँ है, बाद में मेरी माँ। ये हुई ना बात। माँ जी, खाना खाकर आप आराम कीजिए, फिर मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तभी वहीं बाकी की दोनों बहुएं और बेटे भी आ जाते हैं। अच्छा दीदी, बहुत ही गलत बात है ये। माँ जी की सेवा करके सारे पुण्य आप अकेले ही कमा लेना चाहती हैं। कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दीजिए। हाँ दीदी, आपने खाना तो खिला ही दिया है माँ जी को। अब माँ जी के पैर मुझे दबाने दीजिए। नहीं, माँ जी के पैर मैं दबाऊंगी। नहीं, मैं दबाऊंगी। नहीं, मैं दबाऊंगी। अरे बस करो बस करो, झगड़ा मत करो। मेरी प्यारी बहुओं, मंझली बहू तुम मेरे पैर दबा दो, और छोटी बहू तुम मेरे कपड़े धुल देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, फिर मैं आपके कपड़े ही धुल देती हूँ। अरे भैया, चलो काम पे चलते हैं। हमें भी काम मन लगाकर करना चाहिए, ताकि हम माँ के लिए अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाना ला सकें। हाँ मेरे छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। यह सब देख सुमित्रा को एहसास होता है कि उसके बेटे और बहुएं अब सुधर गए हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। आज तुम सबका ये प्यार देखकर मैं धन्य हो गई। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसे बेटे और बहुएं मिली हैं। काश आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम सबका ये प्यार देखकर वो गर्व से फूले ना समाते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। काश आज पिताजी होते। माँ, हम सबको पिताजी के जाने का बहुत दुख है। मेरे बच्चों, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये सारी जमीन जायदाद तुम सबके नाम कर दूं। मैं बुढ़िया कब तक अपने ऊपर ये बोझ लिए बैठी रहूंगी। ये सब अब तुम तीनों भाई ही संभालो। माँ तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। हम तीनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। हम तीनों भाई मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, आप अपने सर से सारे बोझ उतारकर अपने बेटों को दे दो और आप बस आराम करो। जिसके बाद सुमित्रा अपने तीनों बेटों के नाम सारी पूंजी कर देती है। तीनों बेटे और बहुएं बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? बहू, जरा एक गिलास पानी तो ला दो। माँ जी, आपने मुझे समझ क्या रखा है, घर की बड़ी बहू या कोई नौकरानी?
एक तो सबके लिए दिन रात खाना भी बनाऊं, ऊपर से नौकरानी की तरह सबको खाना पानी बिस्तर पे ही ला के दूं। बिस्तर से उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता। हर समय बिस्तर पे पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहती हो। तभी वहाँ धर्मपाल आ जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस बहू से जरा एक गिलास पानी मांग लिया तो बहू कहने लगी कि वो खाना बना रही है, मैं अपने आप पानी लेकर पी लूं। हे राम, माँ जी, मैंने आपसे ऐसा कहा है? माँ जी, मैंने आपसे ऐसा कहा हो तो मेरी जुबान कट जाए। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे और मेरे पति के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही हो? ए जी सुनिए, आपको मेरी कसम, सच सच बताइएगा, क्या मैं माँ जी की सेवा नहीं करती हूँ? सबके लिए घर का खाना अकेले बनाती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, और माँ जी मुझे ये ताने सुना रही है कि मैं उन्हें पानी नहीं लाके दे रही हूँ। क्या माँ आप भी? बेचारी रमा पूरा दिन सबके लिए काम करती है, आप पूरा दिन बिस्तर पे बैठी रहती हैं। जरा सा एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पिया जाता आपसे। बेवजह रुला दिया मेरी पत्नी को। अपने बेटे और बहू की बात सुन सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा छोटी बहू से कहती है, छोटी बहू, कपड़े धुलने जा रही हो क्या? हाँ, क्यों? मेरे भी कपड़े धुल देना बहू, कई दिनों से गंदे कपड़े पहनी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस कपड़े ही तो धोना काम रह गया है मेरा। बहू समझ कहाँ रखा है आपने मुझे? आपका बस चले तो आप सभी बहुओं को नौकरानी बना के ही रखो, बिस्तर पर बस पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहो। तभी मंझली बहू और बड़ी बहू भी आ जाती है। अब मैं ही रह गई हूँ, मुझसे भी कह दीजिए अपने पैर दबाने को। आपका बस चले तो आप सभी बहुओं को नौकरानी बना के रखो, बिस्तर पर पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहो। तभी तीनों बेटे भी आ जाते हैं। बेटा देखना, ये बहुएं क्या कह रही हैं? हाँ माँ जी, कर लो, आज तो अपनी बहुओं की बुराई अपने सभी बेटों से ही कर लो। आखिर हम बहुएं आपकी हैं ही कौन? आपके तो सिर्फ बेटे ही हैं। हम तो सिर्फ आपकी और आपके बेटों की नौकरानियां ही हैं। हम बहू कहाँ हैं आपकी? क्या माँ, क्यों परेशान कर रखा है आपने सभी को? आपकी बहुएं आपके लिए इतना कुछ करती हैं, फिर भी आपको अपनी बहुओं पर जरा सी भी दया नहीं आती। माँ, हम लोग अपना काम देखें या आपकी शिकायतें सुने? देखिए माँ, आपको घर में रहना है तो ढंग से रहिए, वरना आप अपना कोई और ठिकाना देख लीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हम रोज रोज आपकी शिकायतें नहीं सुन पाएंगे, इससे अच्छा है आप कहीं और अपना ठिकाना देख लीजिए। इतना कहकर तीनों बेटे अपने काम पे चले जाते हैं। देखा दीदी आप दोनों ने, ये बुढ़िया कितनी बेशर्म है। अभी अभी इसके तीनों बेटे कह के गए हैं अपना कहीं ठिकाना ढूंढ ले, पर बुढ़िया है कि बिस्तर से टस से मस हो जाए। सब देख रही हूँ, बेशरम बुढ़िया, बिस्तर पर ही पड़ी पड़ी हम बहुओं को ही नोचती खाती रहेगी। कहीं चली क्यों नहीं जाती तू? बुढ़ा तो मर गया, पता नहीं ये बुढ़िया कब तक जिंदा बैठी रहेगी। ये कहकर तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। इतने कड़वे और तीखे ताने सुन सुमित्रा की आत्मा तक रो जाती है। धर्मपाल के पिताजी, मुझे यहाँ इस नर्क में आप अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? आप सही कह रहे थे, वो सारा प्यार, वो सेवा जमीन जायदाद पाने के लिए सिर्फ एक दिखावा था। मैं सब समझ गई हूँ अब। सुमित्रा अब घर छोड़ के चली जाती है। वह दर दर भटकने लगती है और बहुत उदास रहती है। तभी वह एक घर के पास जाती है और एक औरत से कहती है, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है।
मेरे बेटे और बहुओं ने मेरा सहारा छोड़ दिया। अरे बूढ़ी माँ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वैसे भी परेशान हूँ अपनी सास से, ऊपर से आप और आ गई हैं मेरा दिमाग चाटने। तुम जैसी बुढ़ियों के पास अपनी बहुओं की बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं होता। सुमित्रा दुखी होकर चली जाती है। सुमित्रा कई लोगों से मदद मांगती है, पर कोई भी सुमित्रा की मदद नहीं करता। तभी सुमित्रा जाकर एक मंदिर के पास बैठ जाती है। वही एक गाड़ी खड़ी होती है। मंदिर में पूजा करके सूट बूट में एक व्यक्ति जब उस गाड़ी में बैठने जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सुमित्रा पर पड़ती है और तभी वह सुमित्रा के पास आकर, सुमित्रा आंटी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? आइए, मेरे साथ आइए। राहुल सुमित्रा को अपने घर ले आता है। तभी सुमित्रा राहुल से कहती है, बेटा, तुम मुझे अपने घर लेकर आए, मुझे खाना खिलाया और तुम मेरा नाम भी जानते हो। पर बेटा माफ करना, मैं अभी तक तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं जानता हूँ माँ जी, आप मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि आप मुझसे कभी मिली ही नहीं, पर मैं आपको और आपके पति श्यामलाल जी को अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि श्यामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है। माँ जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरे पास जो कुछ भी है, वो आपके पति की सहायता की वजह से है। कैसी सहायता बेटा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। दरअसल माँ जी, मेरे पिता मदन लाल और आपके पति श्यामलाल जी दोनों अच्छे मित्र थे। शायद आप मेरे पिताजी को जानती हैं। मेरे पिताजी ने आपके पति से बिजनेस करने के लिए सहायता ली थी, इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी है आपके पति की ही देन है। बेटा, तो तुम मदन लाल जी के बेटे हो। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मदन लाल जी भी बहुत खुश नसीब हैं, जिन्हें तुम जैसा बेटा मिला है। जहाँ लोग अपनों को ही छोड़ देते हैं, वही तुम्हें दूसरों का एहसान भी याद है। पर माँ जी, आप इस तरह मंदिर में क्यों बैठी थी? आपके पास तो सब कुछ है, आपके 3 बेटे और बहुएं हैं, फिर आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मैं वो अभागन माँ हूँ जो प्यार दुलार के जाल में फंसाकर अपनों से ही लूट ली गई हूँ। अब सुमित्रा राहुल को अपने साथ हुई सारी घटना बताती कि कैसे उसके बेटे और बहुओं ने उसकी सारी पूंजी अपने नाम करवाकर उसे घर से निकाल दिया। ओह, तो ये बात है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, इसका बदला अब मैं लूँगा और आपको आपका हक दिलवा कर रहूँगा। राहुल अगले दिन अपने वकील के साथ सुमित्रा के घर जाता है, जहाँ तीनों भाई और बहुएं होती हैं, और वकील उन सभी से कहता है, ये मिस्टर राहुल हैं। आपके पिता श्यामलाल जी ने मिस्टर राहुल के पिताजी से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था और बदले में उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद और ये घर भी गिरवी रख दिया था। या तो आप लोग इनका कर्ज चुका दीजिए या फिर आप लोग ये घर और सारी जमीन जायदाद इन्हें दे दीजिए। बड़े भैया, अब क्या होगा? इतनी जल्दी हम इनके इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हाँ भैया, अब क्या होगा? देखिए राहुल जी, हमारे पास इतने पैसे तो इस समय नहीं हैं कि हम आपका कर्ज चुका सकें। अगर आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दें तो हम थोड़े थोड़े करके आपका सारा कर्ज चुका देंगे। हम पर विश्वास कीजिए। हाँ हाँ राहुल जी, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हमें घर से मत निकालिए। हमारे सर पे छत नहीं रहेगी तो हम कहाँ दर दर भटकेंगे। माफ़ कीजिए, मैं वैसे भी अजनबियों पे विश्वास नहीं करता, फिर आप लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना है
आप लोगों ने इस उम्र में अपनी माँ को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। जो बेटे अपनी सगी माँ की नहीं हुए, उन पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ? मेरा कर्ज अभी दे दीजिए या फिर ये घर खाली कर दीजिए। और वैसे भी जब एक बूढ़ी औरत दर दर भटक सकती है तो आप लोग क्यों नहीं? सही कह रहे हो आप राहुल जी, हम इसी लायक हैं। आपने हम तीनों भाइयों के साथ बिल्कुल सही किया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हम सब माँ जी के गुनहगार हैं। हम सब ने माँ जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। शायद इसीलिए ऊपर वाला हमें हमारे किए की सजा दे रहा है। तभी सुमित्रा वहां आ जाती है। उसे देख तीनों बेटे और बहुएं माँ जी से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे लगता है इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी राहुल सभी को बताता है कि वह सिर्फ उन्हें सबक सिखा रहा था और वे कागज और वकील सब एक नाटक था। राहुल जी, आपने बिल्कुल सही किया। आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। हम आपके बहुत आभारी हैं। माँ, आज से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। इसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं।